फॉलोअर्स कब तक साथ देगा आपका? आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, भगवान अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फॉलोअर्स में कितने लोग आएंगे मुझे बचाने के लिए? यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता है। सोशल मीडिया पर घर में बैठे एसी वाले रूम में बैठकर आराम से कमेंट करना जानते हैं और कमेंट में सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं लोग। अगर आपको लगता है राजन नकारात्मकता फैला रहा है तो आप मत एक्सेप्ट करो, मैं सीधा बोलता हूँ। आपने 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से कंप्लीट करे? मैं पहला बंदा नहीं हूँ, 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से। उनका फेस इसलिए नहीं दिखा क्योंकि सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप तिलक लगा लो, कंठी माला पहन लो, भगवा वस्त्र धारण कर लो और फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग जो है ना आजकल दिखावा करते हैं। आप अपने मन की चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि आप सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट बनाओ। अगर मैं स्पिरिचुअल ब्लॉगर हूँ तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। फॉलोअर्स के लिए शायद साइकिल से यात्रा करी होगी, ठीक है। 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन फिर भी माँ बाप जॉब कर रहे हैं मेरे। क्या करते हैं फादर? फादर मेरे एक पैर से विकलांग है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। माता जी किडनी की पेशेंट है, बट फिर भी वो सिलाई का काम करती हैं कंपनी में जाकर। जो सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रहे हैं उसके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। लोग उसको तो ज्ञान नहीं दे रहे। लोग उसको तो नहीं कह रहे कि तुम छोटे कपड़े पहन रहे हो, बड़े कपड़े हैं। लोग उसको तो नहीं कह रहे तुम सट्टे को प्रमोट कर रहे हो, उसको प्रमोट करते। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बढ़िया, मैं कमा सकता था, लाखों करोड़ अभी तक कमा चुका होता शायद, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि धर्म के साथ में धंधा नहीं कर सकता। एक प्यारा सा ब्लॉग, मैंने आपका पहला ब्लॉग वही देखा था। तो जहाँ पर आप बोलते हैं कि आज मेरी राम प्यारी ने मेरा साथ छोड़ दिया आधे सफर में, कि आप लोगों के थ्रू ही अगर मुझे कुछ मदद हो पाती है तो मैं आगे यात्रा कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे जाऊंगा। मुझे लगा कि चलो फाइनेंशियली लोग हेल्प करेंगे, लेकिन यकीन नहीं मानोगे, लोगों ने सिर्फ मजाक बनाया। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में क्या चलता है अभी? पैसा चलता है। रावण ने लिखा था वहीं पे बैठ के, शिव तांडव स्तोत्रम, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 नाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। हर हर महादेव। मैं आपका अपना विशाल कश्यप और आज आर्टिस्ट टॉक में हमारे साथ हैं राजन सनातनी, जिन्होंने साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कंप्लीट करी है और वो एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं जिनके सोशल मीडिया पे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आज उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। कैसे हैं राजन भाई? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हर हर महादेव। तो राजन भाई, सनातन धर्म के प्रति सभी को प्रेम है, लेकिन आपका प्रेम जताने का तरीका बहुत अद्भुत है। वैसे तो जब से इंसान पैदा होता तभी से हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली मेरी माँ जो है वो शुरू से ही पूजा पाठ में ज़्यादा रही हैं और अभी भी हैं वो। तो घर में जो है एक पूजा पाठ का माहौल रहा है और उसमें जो है मैं पहले कह सकता हूँ कि इतना लीन नहीं था और अभी भी मैं उतना लीन नहीं हूँ। एक महादेव की कृपा हो गई कि आज उनके नाम से लाखों लोग जो है वो जान रहे हैं। लेकिन जब आज से 3 साल पहले जब मैं दिल्ली से बाहर था, यानी कि जब मैं हरियाणा में था, इससे पहले पानीपत में पढ़ाई करता था मैं। अच्छा। 1st to 7th क्लास तक मैं गांव में पढ़ा हूँ बिहार में, और उसके बाद 7th to 12th क्लास तक। बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं मिथिलांचल से हूँ, मधुबनी जिला से हूँ। अच्छा। और मेरी मातृभाषा भी मैथिली है। अच्छा। तो एक वहाँ से निकलकर पानीपत में, वहाँ पे मम्मी पापा फैक्ट्री में जॉब करते थे और फिर वहाँ 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई करी। इस बीच हुआ ये कि 11th क्लास में जब मैं था तो स्कूल से आ रहा था और स्कूल से आते समय रास्ते में हुआ ये कि ट्रक से टक्कर लगा। टक्कर लगने के बाद पीछे साइकिल पे मेरी बहन बैठी थी। बहन को बचाने के चक्कर में उसको धक्का देकर तो नीचे गिरा दिया, लेकिन साइकिल सहित मैं ट्रक के चपेट में आ गया। और ट्रक की चपेट में आने की वजह से परिणाम ये हुआ कि मेरे सर पे 8 टाँके आज भी लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद जो है ना, कहते हैं इंसान की जब दूसरी ज़िंदगी मिलती है तो वहीं से एक नई जीवन की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से फिर ये हुआ कि मैं धीरे धीरे जो है घर वालों को एक प्रॉब्लम ऐसी हुई कि उनको डर होने लगा कि अगर लड़का घर से बाहर कहीं अकेले जाएगा, कहीं भी कुछ हो गया तो दिक्कत वाली बात है। जैसा कि हर माँ बाप को होता है, चिंता तो होती है अपने बच्चों के प्रति। तो मेरे माँ बाप को हुई, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया बुझाया। 11th क्लास में मैं क्या करता था कि पानीपत में आज भी ऐसा कोई गार्डन नहीं, ऐसा कोई होटल नहीं बचा होगा जहाँ पे मैंने वेटर का जॉब नहीं किया है। अच्छा, आपने वेटर का काम भी किया है? और मेरे जितने भी क्लासमेट्स रह चुके हैं वो आज भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है और वो लोग भी शॉक्ड है कि यार तू एकदम से इस फील्ड से निकल कर स्पिरिचुअल वाले फील्ड में क्यों आ गया। ये कब की बात है? ये 2019 की बात है, 18 और 19। अच्छा, उस दौरान आपने, लॉकडाउन से 1 साल पहले, उस दौरान आपने किया? हाँ, उस टाइम मैंने हर एक होटल में, हर एक गार्डन में वेटर का जॉब किया और यकीन मानो उस समय मेरे को 260 रुपये पर डे मिलता था।
मैं नाइट शिफ्ट में जाता था क्योंकि दिन में मुझे स्कूल भी जाना होता था। अर्ली मॉर्निंग हमारे एक टीचर थे श्री सुरेंद्र काद्यान जी, मैं उनका नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने आँखों से स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा, लेकिन मैंने साक्षात श्री सुरेंद्र काद्यान सर को देखा है, क्योंकि उनका शरीर पैरालाइज होने के बावजूद भी जहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने वहाँ से फिर से शुरू किया और स्कूल में आज वो प्रिंसिपल है पानीपत में, आज भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे प्रिंसिपल हैं और आज भी वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही मैं स्कूल टाइम से एक्सीडेंट का केस हुआ, उसके बाद फिर वेटर का जॉब हुआ, फिर मैंने क्या किया कि 7-8 महीने जॉब करने के बाद एक बार क्या हुआ कि रात को मैं जब वेटर का जॉब कर रहा था तो जो मेरे ठेकेदार थे मैनेजर, उन्होंने क्या किया कि मैं अब वेटर का जॉब जितने भी लोग करते हैं सबको पता होगा कि भाई आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक गैस चले नहीं जाते हैं काम करके तब तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हो। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं चुप के स्टॉल के नीचे बैठ के रोटी खा रहा था और आज भी मैं ये चीज़ें मेरे को इसलिए याद है क्योंकि वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक रोटी और सब्जी के चक्कर में खाते समय मेरे को मेरे मैनेजर ने लात मारी थी और बोला था तेरे खाने के पैसे भी कटेंगे और तू यहाँ से निकलेगा भी। रात के 12:30 बजकर आई थिंक 40 मिनट हो रहे थे और उसी टाइम मेरे को गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। बोला कि अब तू यहाँ इस गार्डन में दोबारा दिख मत जाना। मेरे को पैसे नहीं दिए, 250 रुपये, 260 रुपये जो मैं 4-5 घंटे रात को जो मैं काम करके पैसे कमा रहा था वो नहीं दिए। घर का बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदारी थी, इस वजह से मेरे को रोना भी आया उस समय कि अब मैं घर पे जाकर मम्मी को क्या बोलूँगा, रात के 1 बजे आ रहा हूँ और घर वाले क्या बोलेंगे। तो मैं 1 बजे नहीं गया, आज सुबह 4 बजे गया और मेरा एक दोस्त है, उनका नाम भी विशाल ही था। तो उस लड़के ने, मेरा क्लासमेट अभी भी है वो, तो उसने मेरे को अपने पैसे में से मेरे को 250 रुपये दिए और बोला कि जा तू घर पे, क्योंकि मैंने आज तक पैसे जितने भी कमाए थे सब के सब मैंने मम्मी को जाके दिए थे। तो भाई हिसाब तो होगा ना घर में। तो वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन में दिल्ली आ जाते हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करा है, BA संस्कृत और हिस्ट्री से। तो उसके बाद जो है 3 साल ग्रेजुएशन में मेरा जाता है। सेकंड ईयर में जब मैं था तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि यार मैं जॉब तो कर नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले ही मैं वेटर का जॉब कर चुका था। CSC सेंटर में भी मैं पानीपत में काम कर चुका हूँ बैंकिंग सर्विस में। तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि थोड़ा बहुत काम धाम में निकल जाता था, घर परिवार चल जाता था। उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुआ तो दिल्ली में फिर यहाँ पे कुछ कंपनीज़ थी, कॉलिंग सेंटर थे। आजकल दिल्ली में बहुत से ज़्यादा कॉलिंग सेंटर भी है, तो उसी कॉलिंग सेंटर में मैं भी गया था और यकीन नहीं मानोगे 2800 रुपये का स्कैम मेरे साथ भी हुआ पहली बार। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देकर जॉब करने की कोशिश में पहुंचा था वहाँ ऑफिस में, तो पता चला मेरे से 2800 रुपये ले लिए। उसके बाद 1200 रुपये और डिमांड किया गया अगले मंडे को आने के लिए। अब उस 1200 को मैंने दिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। इस सिचुएशन में फिर मैंने छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने दूसरी जगह जॉब करा और कॉलिंग सेंटर का ही जॉब मिल गया मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को लगा 4 महीने बाद कि जॉब करूँगा तो हो सकता है कि चलो घर परिवार सेटल हो जाएगा। लेकिन 3 महीने जॉब करने के बाद जब चौथा महीना चल रहा था तो मेरे को गाँव जाना था। और जैसा कि पता है कि हमारे यूपी बिहार में जब छठ पर्व आता है तो हर साल यूपी बिहार वाला चाहे किसी भी फील्ड में कहीं भी हो घर जाने की ज़रूर सोचता है। तो घर वाले भी बोले कि चलो घर जाना है। यही अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था। अब घर से मैं गया, मालिक को बोला कि कॉलिंग सेंटर में कि सर मेरे को पैसे चाहिए और घर जाना है। बोला गाँव से आओ तो पैसे मिलेगा। मुझे लगा चलो ठीक है। गाँव से आने के बाद भी कोई पैसे नहीं मिले। 1.5 महीने की मेरी सैलरी वहाँ भी रोक दी गई। 8,500 रुपये सैलरी थी। ये बात यहीं पे क्लोज हो जाती है। उसके बाद मैं 4-5 दिन तक घर पे रोया भी। फिर मैंने सोचा कि अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, कुछ स्टार्टअप कर लूँ, कुछ भी नहीं कर सकता था। मम्मी पापा दोनों मिल के ऐसे थे कि 15-16 हज़ार रुपये में घर चला रहे थे कमा कर। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अयोध्या चलते हैं। तो मैं पैदल निकल गया। 2023 में पैदल निकला था दिल्ली से अयोध्या। 700 किलोमीटर की मेरी पहली यात्रा थी। जो आपने पैदल करी है? हाँ, पहले मैंने पैदल यात्रा करी थी, साइकिल यात्रा से पहले। साइकिल यात्रा में तो वीडियोस वायरल हुई तो लोगों को पता चला कि हाँ कोई है राजन नाम का जो कि साइकिल से यात्रा कर रहा है 12 ज्योतिर्लिंग का। लेकिन उससे पहले मैंने 1 साल कैसे सर्वाइव किया, कैसे अपने आप को बिताया, वो भी मेरे चैनल्स पे बहुत से वीडियोस हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो मेरे को जानते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी। दिल्ली से अयोध्या 700 किलोमीटर पैदल चल के गया था। 27 दिनों में वो यात्रा कंप्लीट हुई थी। उसके बाद फिर मैंने तरह तरह के भारत में जितने भी छोटे मोटे धार्मिक स्थल हैं वहाँ से बागेश्वर धाम, सालासर बालाजी, खाटू श्याम, ये सब मैंने जो है फिर लिफ्ट लेके करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रोड पे खड़े हो जाता था एक लिफ्ट का बोर्ड लेके और वहाँ से लिफ्ट लेके मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता तो लोगों को मतलब विश्वास की लिफ्ट दे देते लोग? हाँ देखो, मतलब मुझे लोगों पे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था
कि यार क्या होगा बहुत से बहुत, क्योंकि जो बंदा उस सिचुएशन से बाहर निकल गया है जहाँ पे मौत को देख लिया उसने कि मरते मरते बचा है, और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, रोड पे बहुत से बहुत किडनैप हो जाता, कहीं मारा जाता, लेकिन ये डर मैंने कभी नहीं सोचा। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ कोई नहीं। अच्छा, आपने जब ये यात्रा आरंभ करी तो सबसे पहली यात्रा थी आपकी जो आप अयोध्या आए? अयोध्या पैदल यात्रा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने लिफ्ट मांग करके? उसके बाद मैंने लगभग 8 स्टेट लिफ्ट लेके मैंने हिचाइकिंग ट्रैवल किया। कौन कौन से 2023 में? आपका पहला स्टार्ट हो गया दिल्ली से लेके यूपी फिर बिहार, देन हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड आपका राजस्थान, ये वाले महाराष्ट्र तक था वैसे तो, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ एरिया ही गया था लाइक बॉम्बे जैसा, तो बॉम्बे पुणे वगैरह, तो यही 7-8 स्टेट ऐसे थे जिनको मैंने हिचाइकिंग करके कवर किया था। अब सोच सकते हो कि बिना पैसों के मैं उस 8 स्टेट में मुश्किल से मैंने 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च किए होंगे, और वो भी वो पैसे जो मेरे को लोगों ने हेल्प करा था रास्ते में यात्रा के दौरान। किसी ने 100 दे दिए, किसी ने 500 दे दिए, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके जो अपने घर पे रखते भी थे, तो वो घर से जाते जाते जो है 100-500 रुपये थमा देते थे। तो वो पैसे मैंने बचा करके मैंने अपने जो शौक पूरे किए ट्रैवल में, मैंने कोई आउटी खर्चा नहीं किया उसमें। अच्छा, आपने साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करी है, इसकी ये कल्पना भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके मन में ये प्लान आया कैसे, और आपने इसको मतलब कैसे, कब आपने सोचा कि मुझे साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी चाहिए? ये यात्रा भी शायद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो साइकिल मेरे पास मिली थी, जो मेरी राम प्यारी है, वो भी एक गिफ्टेड है। यात्रा शुरू करने से पहले मैं वृंदावन गया था, और मतलब उस समय तक भी मैं ऐसा था कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी मतलब नहीं था बिल्कुल भी। तो हुआ ये कि मैं वृंदावन से आया था, तो रात को लगभग 12:30 साढ़े 11 बजे के आसपास प्रभात करके एक भैया हैं जो कि अभी साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वो बिहार के पता नहीं दरभंगा ज़िले के ही थे। उनका रैंडमली इंस्टाग्राम से कॉल आया कि राजन भाई आप मतलब हिचाइकिंग करके यात्रा कर रहे हो, लिफ्ट लेके आप घूम रहे हो भारत, तो मुझे लगता है ना कि आप साइकिल से घूमो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बोला भैया साइकिल अब नॉर्मल 3-4 हज़ार की साइकिल से मैं पूरा भारत नहीं घूम सकता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करते हैं, फिर साइकिल मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। यकीन नहीं मानोगे, आज के ज़माने में जहाँ लोग 2 रुपये नहीं देने को तैयार है किसी को फ्री में, उन्होंने मेरे को 25,000 रुपये दिए। पहले 21,000 रुपये दिए साइकिल के, उसके बाद 4,000 रुपये मेरे को दिए सामान वगैरह मॉडिफाई करने के लिए। तो 25,000 रुपये उन्होंने मेरे को 15-20 दिन का समय दिया, और 20 दिन बाद उन्होंने मेरे को 25,000 रुपये भेजे, और 25,000 रुपये में से मैंने 19,500 का साइकिल लिया, बाकी के पैसे से मैंने सामान खरीदा, बैग वैग खरीदा। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि 12 ज्योतिर्लिंग करता हूँ, और जब मैंने बोर्ड बनाया था 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा का, उस बोर्ड पे मैंने पार्टिकुलर उनकी फैमिली और उनका नाम भी मेंशन किया था। अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप विजिट करोगे तो आप देख लोगे उस बोर्ड पे पूरा नाम लिखा हुआ है उनका। वो देखा था मैंने। तो वहीं से फिर मैंने शुरुआत करी। मुझे लगा कि पता नहीं 12 ज्योतिर्लिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पहले मेरे दिमाग में ये था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी को 2024 में, तो मुझे लगा दिल्ली से मैं अयोध्या जाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं देवघर चले जाएंगे, बाबा वैद्यनाथ धाम। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार जब वहाँ तक जा ही रहे तो लगे हाथ 12 ज्योतिर्लिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उस समय सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देखने की शुरू मिल गई थी कि कुछ लोग थे, 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से ऑलरेडी कर लिया था। मैं पहला बंदा नहीं हूँ, मेरे से पहले भी ऑलरेडी 2-4 कर लिए थे, लेकिन उनका फेस इसलिए नहीं दिखा क्योंकि सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, या हो सकता है उनके पास वो स्किल नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करे, सोशल मीडिया को हम कैसे हैंडल करें। आज वो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि राजन भाई ये कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो जेन्युइन थे और वो मेरे से पहले गए थे, तो मैं उनको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि भाई आप ऐसे करो, और आज वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस दिल्ली से अयोध्या वापस से साइकिल से यात्रा करता हूँ मैं, देन अयोध्या से देवघर से फिर दूसरा ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ थे बनारस, जो कि मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट प्लेस है। और 7 दिन मैंने बनारस में 80 घाट पे बिठाया, और वहीं पे 80 घाट पे फिर रहने के बाद रात को फिर मणिकर्णिका, वैसे तो 84 घाट है, लेकिन लगभग मैं 70-80 घाट जो है मैंने 7 दिन में भाई आराम से घूमा। और फिर मुझे लगा कि वाकई में जो है ना जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है। देन वहाँ से केदारनाथ से फिर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश, भीमाशंकर, फिर त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, उसके बाद फिर तमिलनाडु में रामेश्वरम, देन लास्ट में फिर मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी। ये करते हुए फिर जगन्नाथपुरी में आके मेरी यात्रा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, और इस दौरान आपको समय कितना लगा? करीबन 11 महीने 18 या 19 दिन। 11 महीने 18 दिन 19 दिन तक आप घर से दूर थे? जी। आप यात्रा पे थे?
बस घर वालों से बात होती रहती थी, फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बात होती रहती थी। तो ऐसा लगता था आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में वीडियो कॉलिंग की बहुत बढ़िया सुविधा है, तो वीडियो कॉलिंग से मुझे ये नहीं लगता था कि मैं घर वालों से दूर हूँ। लेकिन ये सर्वाइवल कैसे होता था? ये 11 महीने का जो टाइम सर्कल आपका बीता है, इसमें आप अपना सर्वाइवल कैसे करते थे? हाँ, कहते नहीं है कि जब आप घर से निकल जाते हो ना बिना सोचे समझे, तो ऊपर वाला साथ देता है। बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। अब मैं अपने आप को बोल दूँ कि मैं नास्तिक था बिल्कुल पहले, तो नास्तिक नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को बताया था कि मंदिर जाएगा, हाथ जोड़ प्रणाम कर, इससे भगवान जो है वो खुश हो जाएगा, भगवान तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखेंगे। शायद मैं पहले मंदिर जाता था तो प्रसाद लेने के बहाने कि प्रसाद मिलेगा, प्रसाद पाकर वापस आ जाऊँगा, लेकिन अब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं प्रसाद को याद भी नहीं करता कि मुझे प्रसाद मिलेगा। अब बस इस उम्मीद से जाता हूँ कि मेरे अंदर जो दुख होगा ना, वो इंसान नहीं, भगवान सुनेगा, और वो सुनते भी हैं। आज अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ तो शायद उनके नाम के प्रताप से ही बैठा हूँ, मैं राजन नहीं बैठा हूँ, वो उनके नाम के प्रताप से यहाँ बैठा हूँ। शायद इसीलिए आप यहाँ तक मुझे बुला लाए हो या फिर आपने मुझे इनविटेशन भेजा है, तो सब उनका ही कमाल है, महादेव की कृपा है, और वो जिनको जब चाहते हैं बना देते हैं बस। अच्छा, ये यात्रा के अंदर आपके सफ़र में जो आपका सोशल मीडिया ने आपका साथ दिया है, तो कह सकते हैं सोशल मीडिया का भी बहुत सपोर्ट था आपको? सोशल मीडिया पे बताया ना कि सोशल मीडिया पे सपोर्ट था, सिर्फ लाइक, फॉलोवर्स और सब्सक्राइब के लिए। फाइनेंशियली कोई सपोर्ट? फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मेरा सोशल मीडिया पे। एक्चुअली रीज़न है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग जो है ना आजकल दिखावा करते हैं, और शायद मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया, और आज तक शायद मैं नहीं कर पाया। अगर आप लोग मेरे अकाउंट पे विजिट करोगे तो करीबन 2.4 मिलियन इंस्टाग्राम पे और 1.9 मिलियन फेसबुक पे है, करीबन 70,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया। जहाँ आज के ज़माने में 2 लाख फॉलोअर्स वाले भी गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बढ़िया, मैं कमा सकता था, लाखों करोड़ अभी तक कमा चुका होता शायद, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि धर्म के साथ में धंधा नहीं कर सकता। आपका जो भक्ति के प्रति भाव है वो तो है ही है, लेकिन आपके निजी जीवन में भी तो आप चाहते होगे ना कि मैं कुछ और भी करूं, जो कि सोशल मीडिया एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं नहीं अब ये अलग कैसे कर रहे हैं, इन्होंने ये वीडियो क्यों बना लिया? शुरुआत होती है कि जब मैं 8th क्लास में था तो मेरा सपना था कि मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊंगा और एक एक्टर बनूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि माया नगरी मुंबई हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं 3 महीने के लिए गया भी था वहाँ। जब मैं 12th कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में था तो मैं मुंबई गया भी था, और ये सोच कर गया था कि शायद ऑडिशन वगैरह दूंगा। मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप भी करे 7 महीने का। अच्छा। हाँ, उस वर्कशॉप में मैंने बस ये सीख लिया कि इंसान को ऑब्जर्व कैसे करना है, और उस ऑब्जर्वेशन से मैंने जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी वो मैंने कंप्लीट करा। उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं मुंबई गया था तो वहाँ भी जो है कहते हैं ना कि रिश्तेदार कोई किसी का साथ नहीं देता है। सबसे मेरे को समस्या आई वहाँ रहने की कि मैं मुंबई में रहूँगा कहाँ पे, क्योंकि मुंबई में आज भी एक, भले मुंबई विस्तार हो चुका है, बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वहाँ स्पेस के मामले में बहुत छोटा है। अगर आप जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहने की ज़्यादा जो है दिक्कतें होती है। खाना पीना तो आप नॉर्मल वड़ा पाव खा के जीवन चला लोगे, लेकिन रह नहीं पाओगे आप ज़्यादा दिन, अगर आप एक सही जगह सिचुएट नहीं हो, या कहीं सही जगह काम नहीं कर रहे हो। तो बस 2-3 महीने के लिए मैं सोचा कि जाऊंगा, लेकिन 2-4-10 दिनों में ही वो मुझे वापस आना पड़ा। फिर मुझे लगा कि यार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे 2020-21 में 20 में लॉकडाउन लगा था, टिकटॉक था, टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद अभी हम जिस वक्त चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक और चर्चा हो रही है कि टिकटॉक वापस से आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि क्या पता शायद वापस से फिर टिकटॉक का अकाउंट ऑन हो जाए। तो 80,000 फॉलोअर्स थे मेरे टिकटॉक पे उस समय, जब मैं इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी भी नहीं थी सही से। सिर्फ मतलब ये अकाउंट था, लेकिन सिर्फ नॉर्मल मैं फ़ोटोज़ डालता था, वीडियो को मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग फील्ड में मुंबई तो नहीं कुछ कर सकता, ऑडिशन वहाँ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी आवाज़ को लोगों तक ज़रूर पहुँचा सकता हूँ। मेरी आवाज़, मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट यही हुआ कि धीरे धीरे मैं शायरी टाइप की वीडियोज़ बनाने लगा। उसके बाद फिर जब टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम पे आया। इंस्टाग्राम पे फिर कुछ साल मैंने देखा, 1 साल 1.5 साल कि कुछ हो नहीं रहा इस पर। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ी, मेरे पास फिर 4G मोबाइल आया। 4G मोबाइल आने के बाद मुझे लगा कि चलो इंटरनेट बहुत बढ़िया है। देन मैंने वीडियो बनाना शुरू करा। एक बंद कमरे में मैं वीडियो बनाया करता था, नॉर्मल वही 1200-1300 का माइक लेके वायर वाला, और उसमें ग्रीन पर्दा पीछे लगा के, और एक कहते हैं कि फैक्ट टाइप की वीडियो शूट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से मेरा पैशन जगा कि एक अपने फेस को दिखाना है, और सोशल मीडिया से मेहनत करके मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं पाया, लेकिन अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि कभी ना कभी तो
आएगा बुलावा वहाँ से भी। आप व्लॉगिंग तो बहुत ही अच्छी करते हैं, बहुत बेहतरीन करते हैं, लेकिन अगर आपको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा ड्रीम है वैसे वो, अगर देखा जाए मैं स्पिरिचुअल बाद में हुआ हूँ, मेरा एक्टिंग का सपना बहुत पहले था। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपकी जो इंस्टाग्राम पे इमेज है वो बहुत ही प्योर और अच्छी बना रखी है कि यार ये इंसान जो है ये प्योरली खाली अपना भक्ति भाव वाली चीज़ों को प्रमोट यार करते मेरे हो को आप? एक बात बताओ कि फॉलोअर्स कब तक साथ देगा आपका? आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फॉलोअर्स में कितने लोग आएंगे मुझे बचाने के लिए? शायद आए। नहीं आएंगे। मैं बताता हूँ कितने लोग आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? जस्टिस मिला? नहीं मिला। कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं रातों रात गायब कर दिए गए, हो चुके हैं बहुत से। कितने फॉलोअर्स आते हैं उठ के। तो भाई आपको- सच्चाई ये है, सोशल मीडिया का डार्क सच्चाई ये है कि यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता है। सोशल मीडिया पर घर में बैठे एसी वाले रूम में बैठकर आराम से कूलर पंखा चलाकर कमेंट करना जानते हैं, और कमेंट में सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं लोग। नहीं, अगर बात- आप अच्छा काम करते हो तो लोग वाह वाह करेंगे। वही अगर आप 90 में से 100 में से 90 काम अच्छा करते हो, 10 काम बुरा करोगे तो 10 के लिए आपको गालियाँ भी देंगे, जो कि देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप इस प्रकार से डिमोटिवेट भी नहीं कर सकते इंसान, क्योंकि यार हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, ठीक है। वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या कुछ करना चाहता है। मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी तो मैं दिखा रहा हूँ, आप मेरा पॉजिटिव नहीं ले लो, जो मेरे से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है राजन नकारात्मकता फैला रहा है तो आप मत एक्सेप्ट करो, मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन आपको इससे ये नहीं लगता है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, 2.4 मिलियन की जो आपकी एक फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, कहीं ना कहीं उनको बुरा लग सकता है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, जो समझने वाले हैं, जिन्होंने एक्चुअल में देखा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, तो वो जानते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ। यार एक बात बताओ, आजकल घर चलाने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, हर किसी की फैमिली। यार मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरे पीछे मेरे माँ बाप भी है, मेरे परिवार भी है। अब उनको चलाने के लिए अगर मैं चाहता तो मैं बहुत सी कंपनीज़ के प्रमोशन करके, सट्टेबाज को प्रमोट करके, सट्टा कैसे खेलना है सिखा करके, लाइक दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं कर सकता था, बट नहीं किया। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है यार, गलत चीज़ों को मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं अगर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे को प्रॉपर कोई गाइड करने वाला हो, मेरे को सही और गलत का कोई बताए, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो मेरा ड्रीम है अगर एक्टिंग फील्ड में, तो मैं जा सकता हूँ, और आज भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे जीरो से जानते हैं वो मेरा आज भी साथ देंगे, मेरा विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो ऐसे हैं जिन्होंने 2, 4, 10 महीने पहले मेरे को फॉलो किया है, वो आज भी गाली दे रहे थे, कल भी गाली दे रहे थे, और आगे भी देंगे, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन की चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि आप सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट बनाओ। हाँ, उनका मतलब ये होता है फॉलोअर्स का कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो तो आप एक ही चीज़ करते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि यार उसके पीछे सच्चाई क्या है, उसके पीछे परेशानियाँ क्या है, उनको नहीं मतलब। उनको ये मतलब है कि आप एक ही कंटेंट को लेकर चलते रहो। भाई एक ही कंटेंट नहीं होता। अगर मैं स्पिरिचुअल ब्लॉगर हूँ तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं कि मैं कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं हर चीज़ों को कवर करूं जो सोशल मीडिया पे दिखाई भी जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छुपाई भी जाती हैं, तो जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाता हूँ मैं उन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ मुद्दे पे मैं नहीं दिखा पाता हूँ, हो सकता है या तो मेरी जानकारी नहीं होती उस मुद्दे पे, या फिर मैं जानबूझकर नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्शियल मुद्दे ऐसे होते हैं ना जिसमें मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जानबूझकर लोग कंट्रोवर्सी बना देते हैं। तो खैर ये सब मुद्दे तो बाद की बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं हर व्यक्ति को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरे माँ बाप जिस काम से मेरे खुश हैं, बस उनको खुश रखना है। अच्छा, अभी आप फाइनेंशियली कैसे संभाल रहे हैं सब कुछ? फाइनेंशियली विशाल जी अगर बताऊँ आपको तो लगभग जब मैंने स्टार्ट किया था तो 7-8 महीने तो कुछ नहीं, उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर मेरा जब यात्रा में था तो फेसबुक वगैरह से जो है मेरे अर्निंग का सोर्स जो था वो अच्छा मेंटेन था। बट अभी लगभग जब से मेरा फेसबुक डिमोनेटाइज हुआ है तो उसके बाद जो है फिर एक लाइफ ऐसा हो गया ना कि मैं संकुचित हो चुका हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं एक ही जगह रुक चुका हूँ। अभी बहुत इस साल 2025 में जो है मेरे लिए ये साल इतना बुरा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसी साल मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, और यकीन नहीं मानोगे मेहनत करके 1 लाख 1.25 लाख का मोबाइल लेना, उसके बाद फिर वो फ़ोन चोरी हो जाता है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि जो बंदा जीरो से उठ के इतनी मेहनत करके इतना पैसे 1 लाख 1.25 लाख का मोबाइल ले, उसके बाद उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। फ़ोन चोरी हो गया, बट ये है कि अपने आप को थोड़ा स्टैंड लगा के चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी भी ऊपर वाले के भरोसे बैठा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं।
मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के नहीं बैठा हूँ कि ऊपर वाले दे दे मुझे, नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मैं लोगों से अप्रोच कर रहा हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से तो मुझे सोर्स मिलेगा। वहाँ आपके तक पहुँचने फॉलोअर्स का। में से किसी ने कभी कोशिश नहीं करी कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपको ये करना चाहिए? मैंने या बताया ना, फॉलोअर्स जो है सोशल मीडिया वो सिर्फ आपको ज्ञान दे सकती है, जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, और यही सच्चाई है। तो अभी आपका आगे क्या प्लान है कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि देखो आप... मेरा वैसे तो प्लान ये है कि मैं कुछ इंडस्ट्री के लोगों से धीरे धीरे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनफैक्ट आगे चलकर अगर मेरा कोई एल्बम शूट होता है या फिर किसी वेब सीरीज़ वगैरह या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर भी जाकर, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप तिलक लगा लो, कंठी माला पहन लो, भगवा वस्त्र धारण कर लो और फिर चले जाओ, ये धर्म का मतलब नहीं होता है। धर्म का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो अच्छाई है आप उसको कहीं भी दिखाने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ है, मैं जैसा भी हूँ कैमरे के पीछे भी हूँ और कैमरे के सामने भी हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसे बदलाव नहीं दिखेंगे आपको कि मैं पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ बोल रहा हूँ आगे कुछ और बोलूँगा, नहीं। आगे का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि आज मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना पसंद करता हूँ। तो वो मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर कहीं से ऑफर आ गया तो देखो। आपने 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से कंप्लीट करे, 11 महीने का समय लगा। इस दौरान आपको कभी कोई ऐसी एनर्जी फील हुई कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया? अब आप सोचो कि 11 महीने की जर्नी में ठंड भी थी, गर्मी भी थी, बरसात भी थी, वापस से ठंड शुरुआत हो गई थी। 4 सीज़न को मैंने झेला है। आप एक सीज़न में कंटिन्यू ट्रैवलिंग करते रहो और पर डे मैं 80, 70, हाईएस्ट 120 किलोमीटर साइकिल चलाता था मैं एक दिन में? एक दिन में, सुबह 5-6 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक। जब तक मैं नॉर्थ इंडिया में था, लाइक महाराष्ट्र मुंबई तक, तब तक मैं साइकिल शाम तक भी चलाता था, 7-8-9 बजे तक भी। लेकिन जैसे मैं साउथ इंडिया में गया तो वहाँ पे थोड़ी भाषा की वैरियरता आने लगी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगा, तो मुझे लगा कि यार वहाँ कहीं अनसेफ ना हो जाऊँ मैं। पहले मेरे अंदर जो डर था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया भाई मेरे अंदर वो डर भी ख़त्म हो गया और मुझे लगा कि यार अगर हम सही है ना तो सब सही है। लोग वैसे बोलते हैं कि यार साउथ में लोग अच्छे नहीं है, बुरे हैं, ये वो, कुछ भी नहीं है यार। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं ट्रैवल करके आ चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, साउथ के तो बहुत अच्छे लोग हैं। भले आपकी भाषा नहीं जानते लेकिन आपकी भावनाओं को जानते हैं वो। अगर आप उनसे गुम होकर भी, मौन रहकर भी बात करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपको इशारे में सब कुछ समझा देंगे। अगर आपको भूख लगी है तो टाइम पे उन्होंने खाना भी दिया है मुझे। तो हर मौसम में, ठंडा, बरसात, गर्मी, सर्दी, इन चारों सीज़न में मैं ट्रैवल कर चुका। साइकिल पे गुजरात के अंदर अगस्त का यही महीना चल रहा था और कंटिन्यू 4 दिन तक मैं भीगता रहा, कंटिन्यू। कपड़े मेरे पास 4-5 जोड़ी कपड़े थे। अब सोच सकते हो कि 3-4 जोड़ी कपड़े जो थे मेरे गीले हो गए थे, क्योंकि साइकिल चला रहा था, कंटिन्यू भीग रहा था। अब रात को तो धूप होती नहीं थी, सुखाएंगे कहाँ, सुबह फिर साइकिल चलाना था, सुबह अगले दिन वैसे ही बारिश शुरू हो रही थी, तो कंटिन्यू मैं गीला कपड़ा पहन के साइकिल चला रहा था। लेकिन महादेव की कृपा थी कि कभी भी बीमार नहीं हुआ। और कमाल की बात तो ये है ना कि जैसे मेरा द्वादश लास्ट ज्योतिर्लिंग था 12वां, मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर जैसे ही मैं दर्शन करके अपने डोरमेट्री में आया तो आने के बाद जो है ना मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, आप वो एनर्जी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे अंदर अलग से ऐसा लगा ना कि मेरे शरीर में जो है ना एक तेज़ चढ़ने लगा, मतलब ताप आने लगा, बुखार जैसा होने लगा मेरे को। मेरे साथ एक 2-3 फ्रेंड और थे, तो उनमें से एक बंदे ने दवाई ले रखा था, मेडिसिन पैरासीटामोल करके, क्योंकि डोलो और पैरासीटामोल ये तो हर एक भारतीय नॉर्मल है, रखता ही हमेशा। मैं नहीं रखता था क्योंकि मुझे यकीन था मैं बीमार नहीं होऊंगा, लेकिन पता नहीं लास्ट ज्योतिर्लिंग था, अब भगवान की पता नहीं क्या महिमा थी, क्या था, वो शायद कुछ एहसास करवाना चाहते थे। तो मतलब उस समय जो है ना मेरे को लगभग पूरी रात जो है मेरे को बुखार रहा। मेरे एक भाई हैं, एक दोस्त थे जो साथ में थे, पवन करके, यहीं यूपी बुलंदशहर से थे, तो उन्होंने मेरे को गोली दिया और उस गोली को खाकर जो है सुबह मैं आराम से, मुझे लगा कि अब मैं फील कर रहा हूँ सही। रात को मैं सही से सो नहीं पाया था, टेंशन में इतना ज़्यादा कि मैं अब जी भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मल्लिकार्जुन वैसे भी हाइट पे है और वहाँ पर जो है ना मेरे को रात को घबराहट के मारे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सोच सकते हो केदारनाथ से होकर आ गया था मैं, तुंगनाथ से होकर आ गया था मैं, लेकिन मल्लिकार्जुन जो कि बहुत कम है, केदारनाथ के मुकाबले बहुत कम ऊंचाई पे है, लेकिन फिर भी वहाँ मेरे को ऑक्सीजन की समस्या होने लगी थी। पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो ऊर्जा ही थी जो मेरे को एहसास करवाना चाहती थी। तो पहला गोली मैंने खाया था पूरे 11 महीने की जर्नी में, उस बुखार की डोलो करके जो दवाई थी वो खाया था मैंने। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपकी रामप्यारी ख़राब हो जाती है बीच सफ़र में और आप सड़क पर बैठ करके
एक प्यारा सा व्लॉग, मैंने आपका पहला व्लॉग वही देखा था। ओके। तो जहाँ पर आप बोलते हैं कि आज मेरी राम प्यारी ने मेरा साथ छोड़ दिया आधे सफ़र में, और अब मुझे बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, तो अब आप लोग ही माध्यम है, आप लोग ही सहारा हैं कि आप लोगों के थ्रू ही अगर मुझे कुछ मदद हो पाती है तो मैं आगे यात्रा कर पाऊँगा, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे जाऊँगा। ये आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था। उसके बाद आपको मदद कैसे मिली? मदद ऐसी मिली थी, साइकिल मेरी एक बार नहीं 2 बार ख़राब हुई थी। एक बार तमिलनाडु में, दूसरी बार आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु में जब ख़राब हुई थी तो तमिलनाडु में धीरे धीरे करके ठीक हो गए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये हुआ था कि मेरी गियर वाली साइकिल थी, नॉर्मल गियर वाली। बाइसेप्स ऐसी नहीं थी कि मतलब कि आप रेस दे रहे हो तो भाग रहे, नहीं, पैडल मारना पड़ रहा था उसमें। बस जब चढ़ाई आती थी तो गियर में सहूलियत मिलती थी, धीरे धीरे चढ़ जाती थी वो। तो जब वो उसका पूरा गियर टूट गया ना, और मेरे बैग में जो लगभग 25 किलो वजन था साइकिल पे, एक्स्ट्रा 25-30 किलो वजन लेके पहाड़ पर चढ़ाना। और अगर आप लोग मल्लिकार्जुन जाते हो तो श्री सैलम का जो जंगल आता है, उस जंगल में आप अकेले वैसे भी नहीं जा सकते। और बात करें साइकिल की, तो आप गाड़ी लेकर जाने में भी आप सोचोगे 2 बार कि मैं इतना लंबा जंगल में कैसे जा पाऊँगा। साइकिल से गया था, लेकिन साइकिल से आप वापस जब दर्शन करके आने लगा तो देख लो किस्मत, देखो जाते समय कुछ नहीं हुआ, आते समय साइकिल ख़राब हो गई, फिर गियर उसी जंगल में टूट गया। अब टूट गया तो मेरे जो 2-4 दोस्त थे उन्होंने मेरा साथ दिया, और वो लोग धक्का देते देते मेरे को उस 55 किलोमीटर का जो सफ़र था वो लोग लेकर नीचे की तरफ आए। और उसके बाद जो है फिर लोगों का मदद ऐसा मिला कि मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया, लेकिन मुझे लगा कि चलो फाइनेंशियली लोग हेल्प करेंगे, लेकिन यकीन नहीं मानोगे, लोगों ने सिर्फ मजाक बनाया कि एक्चुअल में जो है आप सोशल मीडिया पे कमाने के लिए आए हो। उनको ये लगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने बैक में क्या कर लिया, क्या मैंने किया था, क्या नहीं किया। मैंने पूरे 11 महीने की जर्नी में एक बार मैंने डोनेशन सोशल मीडिया पे मांगा था। पहली बार डोनेशन मांगा था? एक बार मांगा था मैंने डोनेशन, एक ही बार मांगा मैंने। साइकिल जब खराब हुई तो उसके बाद डोनेशन नहीं मांगा मैंने साथ इसलिए मांगा कि वो लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर कर देंगे। हो सकता है कि अगले सिटी में कोई मेरा फॉलोअर्स मिल जाए और वो मुझे हर चीज़ से हेल्प कर दे, लाइक रहने के लिए और खाने के लिए, क्योंकि मैं पैसों की उम्मीद लोगों से कर ही नहीं रहा था सही से कि लोग, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे भी साउथ इंडिया में मुझे लगा कि यार लोग भाषा तो समझते नहीं है, कम से कम भावनाओं को समझकर मुझे 2 वक्त की रोटी, घर की रोटी मिल जाएगी ना तो काम चल जाएगा। क्योंकि वैसे भी मैं साउथ इंडिया में 3-3, 4-4 दिन तक जो है बिस्किट और पानी से काम चला रहा था, नमकीन के 5-5 रुपये वाले पैकेट लेके। ऐसा क्यों? वहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं और मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो दिक्कत ये हुई कि एक तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया कि एक एरिया ही ऐसा था कि नॉनवेज वाला था ज़्यादातर। किसी भी होटल में चला जाओ तो ज़्यादातर नॉनवेज था, और अगर किसी शायद संयोग से किसी वेज उसमें चला जाओ होटल में, तो वेज होटल में बहुत ही महंगा खाना मिल रहा था, लाइक 150 रुपये थाली। अब सोच सकते हो कि अगर एक दिन के लिए बंदा जाए तब तो ठीक है 150 रुपये। अब मेरा डेली का काम था अगले सिटी में जाना, अगले सिटी में जाना, ट्रैवल करना, तो मैं 150 रुपये नहीं चल सकता था करके, क्योंकि मेरा महीने का बजट ही था पूरा 1000 से 2000 रुपये। मुझे लगता था कि साइकिल ख़राब, सिर्फ 1000 से 2000 रुपये महीने का बजट था मेरा, कि अगर मेरा साइकिल कुछ ख़राब होगा तो ही खर्च होंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ खर्चे नहीं होंगे। 3 महीने में मेरा रिचार्ज होता था फ़ोन का 650-700 रुपये का, तो बस वही मेरे खर्चे, तो और कोई खर्चा था नहीं। तो वही 5-10 रुपये जो खर्चे होते थे डेली के, तो मतलब मुश्किल से 50 रुपये के आसपास जो मैं कह सकता हूँ दिन भर में मेरा साउथ इंडिया में खर्चे होता था। और लाइक लास्ट में जब तमिलनाडु क्रॉस करने लगा तो फिर 150 रुपये मेरा पर डे का खर्चा आने लगा था सबसे ज़्यादा। नॉर्थ इंडिया में मेरा कोई खर्चा नहीं रहा, ज़्यादातर लोगों ने हेल्प करी। और सबसे प्यारा राज्य मुझे लगा गुजरात, महाराष्ट्र। ऐसा क्यों? मतलब लोग काफ़ी पोलाइट है यार, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। कहते हैं ना कि जितने बड़े अमीर हो जाते हैं लोग उतने कंजूस बन जाते हैं, ऐसा मुझे दिखा नहीं गुजरात में ज़्यादा। मैं जिनके घर पे मेरे को अननोन बंदे, सोच सकते हो यहाँ दिल्ली के अंदर, अपने दिल्ली में कोई ऐसा नहीं होगा जो अननोन बंदे को रोड से लेकर अपने घर पे लेके जाए और रात को उसको रुकाया भी, खिलाया पिलाया, सुबह छोड़े भी, कोई नहीं कर सकता। लेकिन गुजरात में जो मेरे को जानता नहीं, जो मेरा फॉलोअर्स नहीं है, एजड बंदा 60-70 साल का, वो मेरे को अपने घर लेके जा रहे हैं। घर पर जवान बेटी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके बीच में मुझे रखा है। आजकल वैसे भी ज़माना ख़राब है, कौन करता है ऐसे? तो मुझे लगता है कि मैंने जिनके ऊपर विश्वास किया था ना, उनके ऊपर वो भी विश्वास कर रहे थे शायद, इसी वजह से उन्होंने हम दोनों को मिलवाया और फिर एक ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट बनने की वजह से वो मेरी पूरी यात्रा जो है वो कंप्लीट हुई। अच्छा, आपने इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करी है। इसके बाद मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी हनुमान जी के जन्म स्थान की। हाँ, नासिक, जिसपे 1.2 मिलियन आई थिंक लाइक है उस फोटो पे। जी, लगभग फोटोज़ भी वायरल होते हैं और वीडियोज़ भी वायरल हुआ था। वो वीडियोज़ अभी भी यूट्यूब चैनल पे चल रहा है मेरा, शॉर्ट्स था लगभग 40-50 सेकंड का। और वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से लोग जाते थे, जन्म स्थान के नाम से फेमस है।
तो बहुत से लोग जाते थे नासिक में वहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मुझे लगा कि यार चलो ठीक है यहाँ की वीडियो बनाते हैं। शाम का 5:30-6 बज रहे थे और ऊपर हाइट, अगर आप जाते हो कभी नासिक जन्म स्थान हनुमान जी पे, तो वहाँ आप देखोगे काफ़ी हाइट पे है वो। मौसम वहाँ पे कभी भी चेंज हो जाता है, क्लाइमेट वहाँ का बिल्कुल ही ऐसा है कि कभी धूप कभी बारिश तो कभी धुआं हो जाता है चारों तरफ, स्नोफॉल जैसा मौसम हो जाता है, धुआं हो जाता है, धुआं हो जाता है, बस कह सकते हो। अपना देसी अंदाजा है बिल्कुल। देखो बन नहीं पाते हम, अब वो अंग्रेजी वातावरण में रहे नहीं है कि इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा यूज़ करें, तो एक ऐसा लगता है कि जिस भाषा में हम पले बढ़े हैं उसका ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा रहता है। तो वहाँ शाम का समय गया था और लाइक वहीं पे मैंने एक वीडियो शूट करा, बस नॉर्मली शूट कर दिया था और राघवेंद्र सरकार की कृपा हुई, वीडियो चली धीरे धीरे, फिर उसके बाद फिर और भी वीडियोस वायरल हुई। तो बस महादेव की कृपा से जो धीरे धीरे मेरा जो एफर्ट रहा सोशल मीडिया पे वो सक्सेस रहा है। आपका जो 2.4 मिलियन की जो फैमिली है, इंस्टा फैमिली, आपको पता है आपके माध्यम से उन लोगों को कितनी सारी धार्मिक स्थलों के बारे में उनको पता चलता है? हाँ ये चीज़ तो है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास ना जब मैं फेसबुक पर लाइव आता था यात्रा के समय, तो फेसबुक लाइव में डेली आता था लगभग आधे घंटे 20 मिनट तक। उस लाइव में आप यकीन नहीं मानोगे फेसबुक के सबसे ज़्यादा कौन जुड़ना चाहिए? मेरे यूथ जो 20-22-25 साल के, लेकिन नहीं, गिने चुने अगर मेरे को 1500 लोग लाइव देख रहे थे ना, उस 1500 में से 1000 ऐसे लोग थे जो एजड थे, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 80 साल तक के लोग बुजुर्ग थे, वो लाइव में जुड़ते थे। और कमाल की बात तो ये है कि वो लोग मेरे को वहाँ से जो है ना आशीर्वाद देते थे लाइव से। मैं लाइव में बैठे बैठे मेरे को पता ही नहीं चलता था कि आधे घंटे मैं 1.5 घंटे तक लाइव आया हूँ, रोड पे बैठ के, रोड किनारे बैठ के। अब तो शायद मैंने वो वीडियो डिलीट कर रखा है, लेकिन कुछ वीडियोस आपको लाइव मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा जब से डीमोनेटाइज हुआ फेसबुक पेज तब से मैंने पुराने वीडियो सारे डिलीट कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ वीडियोस होंगे, मिल जाएंगे आपको। तो मैं रोड पे बैठ के, रोड साइड में, जहाँ रोड बिल्कुल सुनसान है, गुजरात में सौराष्ट्र वाला एरिया पड़ता है, पोरबंदर वाला एरिया, वो अभी भी अगर आप जाते हो तो वो एरिया ज़्यादा चालू वो नहीं है। उस एरिया पे लोग डरते हैं कि शेर वाला एरिया है, शेर मतलब कि रोड पे निकल जाता है, तो लोग अभी भी डरते हैं। वो एरिया दोपहर के समय बंद रहता है बिल्कुल ही, गाड़ियाँ बहुत रेयर चलती है उस एरिया, उस रोड पे, ट्रक के अलावा। तो उस एरिया पे मैं 1-1 घंटे उस रोड पे बैठा रहता था और लाइव आता था, लोगों से बात करता था। बड़े लोगों की ज़्यादा मेरे को दुआएं मिली है, शायद इसी वजह से पूरे रास्ता मेरे को कुछ नहीं हुआ और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, तुंगनाथ ट्रैक की, ओके, जहाँ पे आप चंद्रशिला चढ़े थे जी। तो चंद्रशिला की जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल ही बर्फीली वाले, मतलब आप मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी के किसी मौसम में आप गए थे? नहीं, चंद्रशिला तो मैं अभी शायद 4 महीने पहले गया था, आई थिंक अप्रैल में गया था मैं, मार्च में। तब वहाँ बर्फ़ थी? हाँ, मार्च के महीने में वहाँ पर बर्फ़ थी, क्योंकि मई से जो है वहाँ पे 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है, गैदरिंग होनी शुरू हो जाती है, भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है, तो क्लाइमेट वहाँ का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो चंद्रशिला में अभी तक 1 ही बार गया हूँ, तुंगनाथ में 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन तुंगनाथ से चंद्रशिला सिर्फ 1 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन बहुत रेयर लोग ही ऐसे हैं जो चंद्रशिला तक जा पाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि चंद्रशिला जो है ना, कमाल की बात मैं आपको और बता देता हूँ कि चंद्रशिला ही वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव तांडव स्तोत्रम का रावण ने लिखा था, वहीं पे बैठ के। शिव तांडव स्तोत्रम, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 नाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिव। ये जो शिव तांडव स्तोत्रम आप सुनते हो, ये स्तोत्रम रावण ने लिखा था उसी चंद्रशिला पे, वहीं पे बैठ के। लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, ये मुझे भी नहीं पता था अब तक, तो अब शायद आपको भी पता चल गया। तो ये सब चीज़ें मैं वही तो बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे हिंदू कम है, अब वही होंगे जो शास्त्र से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, साधु संतों से जुड़े हुए हैं, शायद उन्हीं को शायद इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई कि प्रेमानंद जी महाराज का मुझे सानिध्य मिला और उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो शायद उनकी वजह से जो है ना मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। तो मेरे एक कह सकते हैं कि जीवंत गुरु, आराध्य गुरु एक वही हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, सत्संग को भी सुनना चाहिए। और जितने भी यूथ हैं, अब तो करोड़ों लोग उनको सुन रहे हैं, लेकिन मेरे माध्यम से जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर आप लोग सत्संग सुनने के आदी बनते हो, तो ऐसा नहीं कि सत्संग से आप सिर्फ संन्यास ले लोगे, नहीं। ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी है बड़े बुजुर्गों द्वारा कि अगर आप ज़्यादा भक्ति लाइन में जाते हो तो आप बाबा जी बन जाओगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं जींस पैंट में हूँ, ठीक है, बाबा जी बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, लेकिन हर एक लोग को, हर एक इंसान को अपने धर्म के बारे में जानना ज़रूरी है। आखिर में एक्चुअल में हमें हमारा इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हमारे वेद शास्त्रों के बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, लेकिन
आज भी ऐसे वेद शास्त्र बचे हुए हैं हमारे बीच में जिनको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों से धीरे धीरे मैं माध्यम से जुड़ता गया और लाइक इन सब जगहों पर जाता गया, तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसी भी बहुत सी स्थलें हैं जहाँ पर आज भी जाना ज़रूरी है। घूम रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि नई जगहों को लोगों तक पहुँचा पाऊँगा और एक नए प्रयास में चल रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी यात्रा है आपकी। मतलब मुझे भी पर्सनली आपका अकाउंट जब मैंने विज़िट किया था तो मुझे इतनी सारी जगहों के बारे में पता चला कि ये स्थान है जो हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। देखो तो कहते ये हैं ना कि धीरे धीरे, अब मैं भी माँ के पेट से तो कुछ सीख के नहीं आया और धीरे धीरे मैंने भी लोगों को सीखना शुरू किया, देखना शुरू किया। मुझे भी लगा, मुझे भी नहीं पता था यार ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग में ऐसे, मैं पहले फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता था और मुझे नहीं पता था कि बैक कैमरे से वीडियो बनाया जाता है। तो मैं फ्रंट कैमरे से ही वीडियो बनाता, तो मेरे पास आज भी वो फ़ोन मौजूद है। 5 साल पुराना मेरा फ़ोन है जिससे मैंने 0 से शुरुआत करी थी और अभी भी मैं कोई बड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉलोवर्स इज जस्ट नंबर। फॉलोवर्स आपके काम नहीं आएंगे। आप सही करेंगे तो, आप सही करते हो तो लोग आपका साथ देते हैं, आप गलत करते हो तो लोग आपको गालियाँ भी देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप तब माने जाते हो अच्छे जब आप बुरे वक्त में साथ देते हो, क्योंकि अच्छे वक्त में तो यार हर कोई साथ। लेकिन आपको नहीं लगता है फॉलोवर्स की वजह से ही आज आप जहाँ भी जा पा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वही मोटिवेशन है? मैं तभी तो कह रहा हूँ कि फॉलोवर्स जो है ना, फॉलोवर्स नंबर्स ऐसे हैं कि आप, जैसे आपके दिमाग में बैठा है ना कि भाई के इतने मिलियंस फॉलोवर हैं, तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो बढ़े तब जब उनका नाम लेना शुरू किया। मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, ये इसमें मेरा कुछ भी सहयोग नहीं है। हाँ, मेरा जो कर्म था मैंने किया, मुझे लगा कि नहीं, शायद प्रेरणा आई ऊपर वाले की, तो निकल पड़ा, साइकिल से ही सही कर पड़ा। अब लोग बोलते हैं फॉलोवर्स के लिए शायद साइकिल से यात्रा करी होगी, ठीक है। आजकल मेरे बाद बहुत से लोगों ने निकले भी कर रहे हैं, तो क्या ये सही नहीं है कि आपने ब्लॉगिंग करी थी तो आपने फॉलोवर्स की इच्छा रखी थी मन में कि एक बात बताओ कि अगर फॉलोवर्स, मतलब अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ हाँ, तो मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे। अभी के ज़माने में लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रहे हैं, उसके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। लोग उसको तो ज्ञान नहीं दे रहे। लोग उसको तो नहीं कह रहे कि तुम छोटे कपड़े पहन रहे हो, बड़े कपड़े हैं। लोग उसको तो नहीं कह रहे तुम सट्टे को प्रमोट कर रहे हो। लोग उसको तो नहीं कह रहे जो गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग उनको भी तो फॉलो कर रहे हैं जिनके 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर 2 मिलियन, 2.5 मिलियन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और वो भी इसलिए कि मैं धार्मिक चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो गलत क्या है यार? ये सतयुग नहीं चल रहा है, ये त्रेता नहीं चल रहा है, ये द्वापर नहीं चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में दान नहीं चलेगा, हवन नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलता है? अभी पैसा चलता है और ये सच्चाई है। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आज अगर आपके पास पैसा बहुत है ना, तो हो सकता है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को बुला के, पैसे देकर बुला के यहाँ पॉडकास्ट कर लोगे। आपके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से बुलाओगे? ना कोई आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप वही जेन्युइन बंदे हो, अगर आप सही काम के लिए लोगों को बुला रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम भी आपको दिखाना चाहते हैं और वो समझने वाला होगा, तो हर कोई पैसा नहीं लेता है। हर किसी को पता है कि बहुत से ऐसे भी हैं जो बिना पैसों के भी काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि जहाँ इज्जत की बात होती है तो वो वहाँ चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन यार पैसा ज़रूरी है आज के ज़माने में, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि इनफैक्ट लास्ट में क्या होता है, चाहे घर वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार कोई भी हो, सब यही पूछते हैं भाई कितने कमा रहे हो, सोशल मीडिया से क्या अर्निंग हो रही है, सब यही पूछ रहे हैं ना। लेकिन सच्चाई क्या है वो मुझे पता है, या फिर जो सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हो। तो अभी आप फाइनेंशियली सोशल मीडिया से नहीं कमा रहे हो? नहीं, सोशल मीडिया मेरा कुछ भी नहीं है फाइनेंशियल का सोर्स अब, क्योंकि मेरा जब से बताया, मेरा जब फेसबुक बंद हो गया तो बिल्कुल मैं अब एक तरह से कह सकते हो मैं जीरो पे हूँ। बट ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कोई खर्चा भी नहीं है अभी, तो मेरे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहता ज़्यादा कि यार क्या करूँगा। लेकिन अब जो है फैमिली का प्रेशर आता है, बर्डन आता है, तो मुझे लगता है नहीं यार, कभी फैमिली प्रेशराइज करती है कि नहीं हो पा रहा है तो कुछ और करो? बहुत बार, बहुत बार। क्या कहती है फैमिली? यार एक बार बताओ, मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ माँ बाप अभी भी जॉब कर रहे हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन फिर भी माँ बाप जॉब कर रहे हैं मेरे। क्या करते हैं फादर? फादर मेरे एक पैर से विकलांग है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। माता जी किडनी की पेशेंट है, बट फिर भी वो सिलाई का काम करती हैं कंपनी में जाकर। तो और घर का बड़ा मैं ही हूँ। मैं जॉब भी करता था पहले, अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जॉब पे चला गया तो मैं शायद हो सकता है कि मैं जो करना चाहता तो वो नहीं कर पाऊँगा। मैंने घर वालों से अभी भी वक्त मांगा है कि मुझे कुछ समय और दो, शायद मैं बेटर कर दूँगा।
तो और अगर अगर कुछ समय बाद चीज़ें नहीं सही हो पाती हैं तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। हो सकता है फिर कुछ कहीं ना कहीं वही है, फिर 20-25-30 हज़ार की नौकरी कहीं ना कहीं जो मिलेगा, जो मेरे पास स्किल है उस स्किल के माध्यम से हो सकता है कि फिर मैं कहीं जॉब करूँ, फिर सोशल मीडिया पर कम एक्टिव। वैसे भी मैं पिछले 7-8 महीने से बहुत कम एक्टिव रहा हूँ, और रीज़न यही है कि इनकम ऑफ सोर्स जो वो मेरा बंद हो चुका है। और जब भी हो सकता है अगर इन फ्यूचर कभी कुछ चालू होता है, वीडियो चलती हैं, तो फिर ठीक है, डिमांड आता है, कहीं अगर किसी इंडस्ट्री में कहीं कुछ मेरे लायक कुछ काम होता है, वहाँ से अगर कुछ सोर्स बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है फिर दोबारा से। जो आपका ये फेसबुक है जहाँ से आपका अर्निंग का सोर्स था, ये डीमोनेटाइज होने का कोई कारण, कोई रीज़न? हाँ देखो, पता क्या है, जब से इंस्टाग्राम की और फेसबुक की ये सच्चाई है कि ये तीनों एक ही मालिक का कंपनी है। और उसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम पे जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं, चाहे किसी के 10 मिलियन हो, चाहे किसी के 100 मिलियन हो। इनफैक्ट यहाँ पर विराट कोहली को भी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसमें कि विराट कोहली को भी इंस्टाग्राम पैसे नहीं दे रहा है, उसको पैसे कौन दे रहा है? बड़े बड़े ब्रांड वाले जो उनसे एडवर्टाइज़ करवाते हैं, ठीक है, प्रमोशन करवाते हैं। अगर मैं किसी कंपनी को प्रमोट करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट इंस्टाग्राम किसी को 1 रुपये नहीं देता है। ये बात आप अपने दिमाग से हटा लो कि आपके 1 लाख 2 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम सैलरी बांध देगी महीने में और आप सालाना पैसे कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 10 मिलियन भी फॉलोवर्स हो जाते हैं और अगर आप इंस्टाग्राम के भरोसे बैठे रहते हो, कोई प्रमोशन नहीं करते हो मेरी तरह, तो भाई आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी कि फिर दर दर की ठोकरें खाओगे, काम की तलाश होगी, और फिर वही है। आपने मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करी है जिसके बदले में रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला ऐसा। हाँ बताया ना, फॉलोवर्स जो आपके हिसाब से सिर्फ एक नंबर है। नंबर है, फॉलोवर्स इज जस्ट नंबर, और वो मुझे मिला है शायद उस वजह से मैं ये कह सकता हूँ वो ख़राब नहीं है, गलत मैं नहीं कह रहा हूँ उन लोगों को भी, क्योंकि 2.4 मिलियंस एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से तो है। अगर मैं यहाँ पर गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करता तो शायद मैं यहाँ थार लेके आता आपके पास, ठीक है, हो सकता था दिल्ली में अपना फ्लैट भी होता, लेकिन आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं, आज भी 7-8 हज़ार रुपये किराया देकर रह रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं प्रमोट करता तो शायद अपना खुद का बिल्डिंग फ्लैट भी हो सकता था, लेकिन नहीं। तो यही है कि फॉलोअर्स के मामले में ज़्यादा तो है, और फॉलोअर्स की वजह से बहुत से लोग अप्रोच करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वही है कि सब अपने अपने फ़ायदे में लगे पड़े हैं और अपने अपने हक की बातें करके सब साइड हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपका जो विचारधारा है आपकी सोशल मीडिया को लेकर के, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल की वजह से चेंज हो गई है कि फॉलोवर जस्ट अ नंबर? क्योंकि आपको फॉलोवर्स ने सपोर्ट तो किया, आपको सपोर्ट तो किया है, चाहे बेशक से फाइनेंशियली नहीं किया है, लेकिन इमोशनली सपोर्ट तो मिला होगा आपको। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन आपको गाइडेंस तो मिली होगी शायद कि आप ऐसे काम कर सकते हैं, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप नहीं, मेरे को प्रॉपर गाइड भी नहीं मिला, वैसा गाइडेंस नहीं मिला, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो एक इन्फ्लुएंसर के पीछे पूरी PR टीम रहती है उसकी, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2.4 मिलियंस, मैं एक इन्फ्लुएंसर ही हूँ, ठीक है, और मैं इन्फ्लुएंसर अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। मेरी वजह से अगर 2 मिलियन में से अगर 2, 4, 10 लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मेरे बाद साइकिल यात्रा शुरू करी, जिन्होंने मेरे से पूछा भाई कैसे करूँ मैं, कहाँ कहाँ व्यवस्था होगी, कैसे कैसे, मैंने उनको गाइड भी करा, बताया भी कि आप यहाँ जाओ, अगर नहीं होता तो आप मुझे कॉल करना। मेरे को जिन्होंने सपोर्ट किया मैं उनको बोलूँगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ तक मुझसे जितना हो पाया मैंने बोला कि मैं आपका साथ दूंगा। इनफैक्ट जब तक मेरे को फेसबुक से पैसे आ रहे थे, मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के मतलब मदद भी करी जो बिल्कुल जीरो से उठे थे। मुझे पता था कि यार शुरुआत जब करती है ना तो किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगा जिन्होंने स्टार्ट कराया ना वो मजबूरी में है, और उनको मैंने फाइनेंशियली मदद करी थी उस समय। लेकिन अब वही है कि अब शायद मैं उस लायक अभी नहीं हूँ फिलहाल में कि मैं किसी को फाइनेंशियली मदद, क्योंकि मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी को फाइनेंशियली क्या ही मदद कर पाऊँगा। लेकिन जिस समय मेरे पास पैसे थे तो मैंने किए, और आज भी वो लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। भले उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो ये बोलते हैं भाई कि अगर कभी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। तो अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइक किसी वेब सीरीज़ के लिए, किसी ऐड के लिए, तो आप डेफिनेटली करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा पैशन है यार। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो ड्रीम है एक्टिंग फील्ड में जाना वो पूरा हो। लेकिन एक्टिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स। हाँ। अलग अलग टाइप के किरदार जब आप निभाओगे तो उसमें ऐसा नहीं लगता है आपको कि आपके को फ़र्क पड़ेगा कि अरे यार आप ये क्या करने लग गए हो? यहीं पे तो बात समझने की आती है। हमारा शास्त्र अगर कोई पढ़े ना तो वहाँ भी कला के बारे में बताया गया है, और ये एक कला है। हम और आप जो कला कर रहे हैं ना, आप जो रोल निभा रहे हो,
आप विशाल जी, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो और मैं राजन हूँ, मैं पॉडकास्ट आपके इस क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ, तो मैं एक रोल निभा रहा हूँ अपना, ठीक है। मेरे माँ बाप भी अपना रोल निभा रहे हैं और डायरेक्टर पता कौन है? वो ऊपर वाला है। वो हो सकता है अगले जन्म में आपको किसी और के रूप में जन्म दे दे और आपको उसका रोल निभाना पड़ेगा। कला मंच चल रहा है और कला मंच पे भाई आप एक किरदार हो, किरदार का एक दायित्व बनता है कि आपको डायरेक्टर जिस रोल के लिए भेजा है आप उस रोल को भली भांति और अपनी ईमानदारी से निभाओ। तो मुझे लगता है कि जब परमात्मा ने ही इस कला मंच पे भेज दिया है हमें अलग अलग रोल करने के लिए, तो यार ये टीवी सीरियल में दिखने के लिए या फिर किसी सोशल मीडिया पे दिखने के लिए कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ, किसी को अपशब्द कह रहा हूँ, तो हो सकता है कि लोग बुरा मान जाए। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ की एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ मैं समाज में लेकर आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा। देखो, आप फाइनेंशियली तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि फाइनेंशियली आपको करने के लिए अगर कोई चीज़ मिल रही है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो करते हैं सिर्फ इसलिए, और उनके प्रति आपकी जो धारणा है वो ऐसी है कि ये बहुत ही सज्जन पुरुष है, ये बहुत ही स्पिरिचुअलिटी वाला बंदा है, इनकी जो वीडियोस होती है उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमें धार्मिक चीज़ों का ज्ञान होता है। अब वो बिल्कुल अपोजिटली आप एक एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं जहाँ पे आपको वो मल्टीपल अलग अलग टाइप के किरदार शायद देखें, वो शायद आप कुछ और कैरेक्टर कर रहे हो जो ऐसा कर रहे हो लोगों को ना पसंद आए। देखो, जो समझदार हैं वो तब भी समझेंगे, जो समझदार नहीं है, जिनको लगता है कि सिर्फ गालियाँ दे सकते हैं, तो गालियाँ आज बड़े बड़े एक्टर्स को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिन्होंने श्री राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल जी, उनका कैरेक्टर पहले कैसा था? उनके एक इंटरव्यू से पता चलता है कि जिस दिन उनका शूट चल रहा था वो उससे पहले भी सिगरेट वगैरह पीते थे, सब कुछ करते थे वो। लेकिन जैसे उनको 2-4 लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, उनके अंदर भी चेंजेस आ गए। तो उन्होंने अपना किरदार क्यों छोड़ दिया वो पहले वाला? क्योंकि वो सही चीज़ दिखा रहे थे लोगों को, ठीक है। अगर वही चीज़ उनको दूसरा रोल इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो इसी वजह से रुक गया। आज कितने लोग जान रहे हैं अरुण गोविल का नाम? नहीं जान रहे। भगवान श्री राम का जब किरदार आता है तो हर कोई जानता है कि राम जी की छवि एक ऐसी थी, ठीक है, लेकिन उनका असली नाम कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने असली कैरेक्टर को छोड़ दिया। और मैं अपने असली कैरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ समाज में। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आज भी मैं कभी भी गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करूँगा। और मेरी पब्लिक कहती है, कमेंट अगर आप चेक करोगे तो कमेंट में पब्लिक बोलती है कि राजन भाई आप प्रमोट करो, हम इंस्टॉल नहीं करेंगे गैम्बलिंग ऐप्स को। जो समझदार है वो ये भी बोलती है कि यार आपका भी तो परिवार है, आपको भी पैसे की जरूरत है, आप प्रमोट करो, हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। वो ये बोलती हैं। अब आप सोचो, जो समझने वाला वो तो ये भी बोल रहे हैं, और जो समझने वाले नहीं है वो गालियाँ भी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन बोलने वाले तो बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन दैट्स नॉट अ पॉइंट। पॉइंट इज़ कि अगर आप ऐसा करते हो, कहीं ना कहीं अगर किसी का नुकसान होता है तो वो इनडायरेक्टली आप पे विश्वास करके ही तो जाता है। मैं, हाँ, यही चीज़ है ना। तो अगर मान के चलो मैं एक्टिंग फील्ड में आता हूँ, ठीक है, एक्टिंग फील्ड में अगर मैं अपने अभिनय को दिखा रहा हूँ, अपने अभिनय को मंच पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो लोगों को दिख रहा है कि ये एक अभिनय कर रहा है, ये एक्चुअल में है नहीं। ये चीज़ें तो हर किसी को समझ आ गई अब कि ये एक एक्टिंग कर रहा है। तो एक्टिंग का मतलब क्या होता है लोगों को अच्छे से पता है। और आगे चलकर हो सकता है अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा भी तो वो तो बात की बात है, कमेंट में आपको पता चली जाएगा कि लोग पसंद करें नहीं पसंद करें। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उस फील्ड में भी अगर जाऊंगा तो मैं अपना बेटर दूंगा। और उसमें भी जहाँ बात आएगी सनातन धर्म के अपमान की, हाँ, मैं सम्मान हर किसी का करता हूँ। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी सम्मान करता हूँ, मैं रस खान का भी सम्मान करता हूँ। अगर देश में मुस्लिम होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने देश के प्रति अपना दायित्व बिल्कुल कर्मठता से और ईमानदारी से निभाया है। ऐसे नहीं जो ख़त्म करने की बात करते हो। मैं आतंकवादी सोच को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो देश हित में बात करता है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आप कला मंच पे आते हैं, अगर मैं अलग अलग किरदार को दिखाता हूँ तो मैं, हाँ, ये है कि मैं किसी का भी कभी अपमान ऐसा नहीं करूँगा कि हाँ मैं अगर सनातनी हूँ तो मैं किसी धर्म पंथ मजहब का मैं। लेकिन अगर आप कोई किरदार कर रहे हो तो शायद आपको नशेड़ी का कैरेक्टर भी करना पड़ेगा, शायद आपको किसी शराबी का कैरेक्टर करना पड़ेगा, शायद आपको कोई गुंडे का कैरेक्टर करना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में शराब तो नहीं पीऊँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं कैरेक्टर कर सकता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मैं बता ना, मैंने ऑब्जर्व करना लोगों को सीख लिया है। अगर मैं ये 2-3 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लगभग 21 स्टेट मैंने कवर कर दिए हैं हिचाइकिंग और साइकिलिंग मिला के। तो पिछले 3 साल में मैं कई लाख लोगों से मिल चुका हूँ और सबकी अलग अलग जो माइंडसेट थी ना, सबको मैंने कहीं ना कहीं कैच किया है। तो उससे मुझे पता चल गया कि यार शराबी ऐसे कर सकता है,
ठीक है। गुंडा कैसे कर सकता है एक रोड पे, लड़ाई कैसे होती है, ठीक है। एक सॉफ्ट की बिल्कुल कैसे बनना, पोलाइट कैसे बनना है, ठीक है। तो वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख ही गया हूँ। तो उसमें मुझे पता है कि एक्टिंग फील्ड में ये जो है ना मेरे लिए बहुत कारगर साबित होंगी, और शायद देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, महादेव की इच्छा। चलो राजन भाई, आपसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। आपने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, जो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया, जो आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बताया, तो मैं आशा करता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसको सकारात्मक तरीके से लेंगे कि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है जिसके अंदर उसको दुनिया भर के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, और उन सबको लेते हुए अपने परिवार को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। तो आशा करता हूँ आपके जीवन में आगे आपकी इच्छाएं पूरी हो, आप जो चाहते हो उसमें सफल हो। बाकी जैसी महादेव की इच्छा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी लाइफ जर्नी को शेयर करने के लिए आपने ये मंच दिया, और आपने यहाँ पे इनवाइट किया मुझे कि हम आपकी लाइफ जर्नी को शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कम से कम कोई तो है जो 1 घंटा समय निकाल कर मेरी लाइफ जर्नी को सुनना चाहता है और लाखों लोगों को सुनाना चाहता है। तो इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो डिमोटिवेट हो रहे होंगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, यार हमेशा जो है ना खुश रहना सीखो, क्योंकि परिस्थिति कभी ख़राब भी आएगी, कभी सही भी, दुख सुख लगा रहता है, जीवन का काल चक्र है, चलता रहता है। बस कभी रुकना मत, हारना मत, आगे बढ़ते रहना है, और ऊपर वाले का नाम बस लेते रहो। देखो वो सब कुछ जानते हैं, सबका बाप वही है, समझता है समय समय पर किसको कब देना है, देते वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका। हर हर महादेव।